नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जिसका नाम है श्यामली और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये छठा पार्ट है। दोस्तों, ये छठा पार्ट पढ़ने से पहले इस कहानी के आपको पहले के पार्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामली नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वहाँ जा कर के आप जो है कि सारे पार्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मनप स्टोक। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो कि मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। तो प्लीज़ उस चैनल पर विजिट कीजिए और उसकी कहानियाँ सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। स्वीटी की तबीयत खराब थी, अनु को अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी और श्यामा को आज की क्लास अटेंड करनी थी। इसलिए अनु फ़ोन करके अभिलाषा को आने का बोलती है और वो तैयार होकर आ जाती है। अभय जब श्यामा को कॉलेज छोड़ता है तो अभिलाषा उसके साथ चली आती है। आज अभय उसे अपने इतने पास पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो रास्ते में अभिलाषा से पूछता है। जी, अच्छी चल रही है, वो धीरे से जवाब देती है। आपके घर में कौन कौन है? अभय आज पहली बार उसके साथ अकेले में था, इसलिए सारी बातें जानना चाहता था। वो सारी बातें बताती है। पूरे रास्ते वो दोनों बातचीत करते हुए आते हैं। हवेली में गाड़ी रुकते ही अनु अपना बैग लिए तैयार होकर आ जाती है और वो तीनों बाजार निकल जाते हैं। अभय चाहता था कि अभिलाषा उसकी माँ से मिले, पर अनु की जल्दबाजी में अभिलाषा को वापस छोड़ दिया था। अब अभिलाषा श्यामा और अनु के साथ उसके घर कभी कभी आने लगी थी। मनोरमा जी को भी वो अच्छी लगती थी। आज मनोरमा जी घर पर ही दूसरे कामों में व्यस्त थी, तो उन लोगों के साथ बाजार नहीं जा सकती थी। शादी नज़दीक थी तो बहुत सारी तैयारियां बाकी थी। लंच टाइम में वो कैंपस के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताबें देख रही थी। अगले पीरियड में उसे अपने परफॉर्मेंस देना था। पिछले बैच के बच्चों का विदाई समारोह होने वाला था, जिसमें सभी को हिस्सा लेना पड़ा था। श्यामा को एक कविता सुनानी थी, वो इसे ही देख रही थी। घर में अनु उसे पढ़ने नहीं देती थी। उसकी और मयंक से बातचीत काफ़ी होने लग गई थी। वो अपनी बेताबियों का इजहार किया करता था, जिसे अनु हरदम श्यामा को सुनाती थी और बाकी टाइम में शादी की तैयारियां करवाती। इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी कि वो अच्छे से कर पाएगी या नहीं। सब हॉल में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? मनु वहीं पास में आकर बैठते हुए श्यामा से पूछता है। मैं भी अपनी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुनक कर बोलती है। बस यूं ही टहल रहा था तो आपको देखकर चला आया, वो टालता हुआ सा बोला। वैसे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोयल की तरह मीठी। वो उसकी बड़ाई करते हुए बोला। जी, शुक्रिया। बोला भी तो इतना कम। अरे भाई, पहली बार हम लोग बातें कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा करना चाहिए ना। वो मूड ऑफ सा बोला। श्यामा उसकी तरफ देखते ही जोर से हंस देती है। उसकी शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी। ज़्यादा बातें फिर कभी, अभी मुझे ये याद करनी है। आप तब तक दूसरों से बातें कीजिए, कहकर वो याद करने में लग जाता है। लाइए, मैं याद करा देता हूँ, कहते हुए कॉफ़ी उसके हाथों से ले लेता है। हाँ चलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ, इससे आपको जल्दी याद होगी। वो कॉपी अपने चेहरे के पास रख चुका था सुनने के लिए। श्यामा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आता है, पर वो न जाने क्यों उसे कविता सुनाने लगती है। वो बहुत खास है जो मेरे पास है, वो जो मेरा कोई नहीं, फिर भी सबसे अपना है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। आपकी तो तैयारी पूरी हो गई, पर मेरी अभी अधूरी है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है। वो ना चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला देती है। वो झट से उसके कदमों में बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बहुत ही रोशन निगाहों से बोलता है। ये क्या बेहूदगी है? इस तरह से ड्रामे मुझे पसंद नहीं है।
वो अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बिफरती पैर पटकते हुए जाने लगती है। वो उसके आगे दौड़कर आ जाता है। सॉरी सॉरी, पर आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो मासूमियत से कह रहा था। वो चलते चलते रुक कर उसका मुंह देखने लगती है। उसका मासूम चेहरा उसकी बातों की सच्चाई की गवाही देता है। प्लीज़ आप किसी और से करवा लीजिए प्रैक्टिस, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, कहकर वो क्लास में चली जाती है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए वहाँ से अपनी बाइक लेकर चल देता है। उसकी गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रुकती है। वो गाड़ी उसके पोर्च में लगाता है, जहाँ 2-3 कारें खड़ी थी। मेन गेट पर खड़े गेटकीपर से कुछ पूछता है। वो अंदर जाता है, सीढ़ियों से चलकर कमरे में घुसता है और बेड पर लेटे इंसान की ओर देखता है। वो आदमी मशीनों के बीच जकड़ा सा पड़ा था और लाश की तरह पड़ा था। वहाँ पर नर्स खड़ी थी, जिसे वो हाथ के इशारे से बाहर जाने को बोलता है और वो चली जाती है। पास कुर्सी घसीट कर बैठता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा ये हाल करने वाली को छोड़ूंगा नहीं भैया। उसको तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूंगा। वो खुद को समझती क्या है? उसकी बर्बादी पर ठाकुर अभय सिंह 8-8 आंसू बहाएगा, फिर भी उसे मेरे चंगुल से बचा नहीं सकेगा। उसका सरपरस्त बना बैठा है ना, उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा मैं। जाल फेंकना शुरू कर चुका हूँ, आज ना तो कल फंस ही जाएगी। अब बचा वो समय, उसकी बीवी को तो मैंने मरवा दिया है और वो खुद अभी छोटी सी बच्ची को लेकर दुखों के समुद्र में गोते लगा रहा है। अब इस श्यामा की बारी है, कहते हुए उसके ऊपर लेट कर रोने लगता है। वो विशाल था, जो 9-10 महीने से कोमा में था। उस रात एक्सीडेंट में उसकी ये स्थिति हो गई थी। उसका छोटा भाई मनु, जो विदेश में पढ़ता था, जब पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर गुस्से में आग बन जाता है। उसके पिता उसे अभय की गलतियां बताते हैं। वो कॉलेज के निर्माणकर्ता का बेटा है, जो उस लड़की के लिए तुम्हारे भाई का ये हाल कर दिया। पूरे कॉलेज में उसी की बात चलती है, वो जो बोलता है वही होता है। इसलिए आज तुम्हारा भाई बिस्तर पर लेटा है और वो दुनिया की खुशियों का मजा ले रहा है। वो उसे भड़का कर विशाल का बदला अभय से लेना चाहते थे। मनु गुस्से में पागल होकर अभय को मारने जाने लगता है, पर उसके पिता उसे होशियारी से काम करने को बोलते हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मनु डॉक्टर से मिलकर विशाल का इलाज करवाता है, पर कोई भी सुधार उसमें नहीं हो पा रहा था। वो दिनों दिन बदले की आग में जलने लगा था। आज अनु के होने वाले ससुराल से शादी के शगुन का सामान आया था, जिससे वह बहुत खुश थी। मयंक ने सारी मार्केटिंग अनु के साथ मिलकर की थी। वो उसे अपने घर भी ले गया था और अपनी माँ और भाई से भी मिलवाया था। अनु भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे अपनी ससुराल के लोग बहुत पसंद आए थे। श्यामा को अनु की खुशी बहुत अच्छी लगती थी। वो पूरे दिल से उसकी खुशियों की दुआ करती थी। सगाई के पूरे इंतजाम वो अपने हाथों में ले चुकी थी और सारी जिम्मेदारियां भी। अनु की सगाई हो चुकी थी, मयंक को शादी की जल्दी थी, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। अभय श्यामा और अनु के साथ बाजार के चक्कर लगाकर थक चुका था, पर उसके चेहरे पर बहन की शादी की खुशी की झलक दिख रही थी। समय अपनी पत्नी सुहानी की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक अपने दुखों में डूबा रहा। उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, पर 3 महीने की बेटी के कारण उसे जीना था और अपने प्यार की निशानी को पाल पोस कर बड़ा करना था। उसने सुहानी से मरते वक्त वादा किया था कि वो अपनी बेटी का जी जान से बढ़कर ख्याल रखेगा। इस मुसीबत के समय में अभय और उसके परिवार वालों ने उसकी बहुत सहायता की थी। बच्ची को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मनोरमा जी और श्यामा ने उठा ली थी। वो दोनों जीनू से बहुत प्यार करने लगी थी और अभय भी छोटी बच्ची के घर में आने से बहुत खुश रहता था। समय रोज जीनू को ऑफिस जाते वक्त मनोरमा जी के पास छोड़ जाता था, जो पूरी तरह उनकी ही जिद थी। क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी थी, तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। रात को घर जाते वक्त अपने साथ ले जाया करता था। समय भी अनु की शादी में अपनी पूरी मदद कर रहा था। क्योंकि उसे ऑफिस में भी जाना होता था,
तो वो शाम को ही आ पाता था। पर आते ही सब काम में अभय और श्यामा की मदद करता था। जीनू अब 5 महीने की हो चुकी थी। वो गोल मटोल छोटी सी बारबी डॉल जैसी थी। जो भी उसे देखता उसे गोद में लेने के लिए मचल उठता था। श्यामा सारा दिन उसे गोद में लिए सारा काम निपटाती थी। समय श्यामा को जीनू का ख्याल रखते देखकर बहुत खुश था और दिल से उसका आभारी भी था। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हो गया था और आज शादी थी। श्याम बारात आने वाली थी। अभय, श्यामा और समय बहुत बिजी थे। मनोरमा जी अनु के सामानों की पूरी व्यवस्था देख रही थी और श्यामा कभी रसोइये के पास तो कभी अनु के बुलाने पर दौड़ती हुई उसके पास जाती, साथ ही मेहमानों का भी ख्याल रखती थी। शादी में अभिलाषा और स्वीटी भी आई थी। अभिलाषा पर्पल और लाल काम वाली साड़ी पहनकर अभय के दिल की धड़कनें बढ़ा चुकी थी। वो काम के बीच में जब भी उसे नजरें आती तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती थी। समय को कुछ कुछ आभास हो चुका था अभय की पसंद का, इसलिए वो उसे छेड़ने लगता था। 10 बजे बारात आई। मयंक कार से उतरकर अभय की हवेली में प्रवेश करता है। मनोरमा जी आरती उतार कर उसे अंदर लाती हैं। वो लाल शेरवानी में बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेज पर अनु मेहरून दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही थी। वरमाला के वक्त खूब मस्ती मजाक चलती है और इन सब रस्मों में श्यामा, अभिलाषा, स्वीटी, अभय और समय जमकर हुल्लड़ मचाते हैं। सारी रस्मों को पूरा करते हुए अनु की शादी खुशी खुशी मयंक से हो जाती है और सुबह वो अपने पति के साथ ससुराल विदा हो जाती है। उसकी विदाई के बाद मनोरमा जी और श्यामा बहुत रोती हैं। श्यामा तो उसको अपनी छोटी बहन की जैसे प्यार करती थी। वो भरे दिल से उसकी और मयंक की खुशियों की दुआएं करती है। शादी खत्म होने के बाद घर से सारे मेहमान चले गए थे। उतनी बड़ी हवेली में श्यामा को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो तो जीनू थी जिसके साथ खेलकर वो कुछ संभल जाती थी, वरना अनु के बिना उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद वो कॉलेज आई थी। मनु उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। उसे अभय की कार से उतरते देख उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसके जाते ही श्यामा के पास आता है। कैसी हैं आप? इतने दिनों तक कहाँ थी? आपकी सहेली जो साथ आती थी वो क्यों नहीं आई? एक ही सुर में वो सारी बात जानना चाहता था। श्यामा उसके सवालों की बौछार से चिढ़ जाती है। आपको क्यों बताऊं कोई भी बात, कहकर वो क्लास की तरफ जाने लगती है। वो पीछे से दौड़कर आता है और फिर बोलता है, मुझे आपसे मिलना था इसलिए पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो बेशर्मों सा उसके पीछे चलता हुआ पूछे जा रहा था। ओए श्यामा, कहाँ रह गई थी? मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ कर यहाँ आई हूँ। अभिलाषा और स्वीटी उसे देखकर चिल्लाते हैं। उन दोनों को देखकर अनु वहां से मुड़कर अपनी क्लास में चला जाता है। क्या बताऊं तुम दोनों को, मेरा अनु के बिना मन नहीं लगता है। वो तो हनीमून मनाने कश्मीर चली गई है। आएगी तब पढ़ने के बारे में सोचेगी। वो सच में अनु को बहुत याद कर रही थी। हाँ श्यामा, हम दोनों को भी वो बहुत याद आ रही है। पर छोड़ ना, वो खुश है हमारे लिए काफ़ी है। हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। द्वितीय वर्ष की परीक्षा नज़दीक आ रही है। अभी पढ़ाई करना ज़रूरी है, अभिलाषा उसको समझाती है। चलो, क्लास की घंटी बज चुकी है। बाय श्यामा। स्वीटी उसे बाय कहती है और अभिलाषा के साथ आर्ट्स सेक्शन की तरफ चली जाती है। वो भी अपने सेक्शन की तरफ विदा हो जाती है। लंच के वक्त वो कैंटीन में बैठी अभिलाषा और स्वीटी का इंतजार कर रही थी। एक आध छात्र बैठकर खा रहे थे कि विशाल के दो दोस्त उसके अगल बगल की कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। वो उठकर जाने लगती है तो उनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेता है। हेलो श्यामा भाभी, विशाल भाई को तो तुमने कॉमा में पहुंचा दिया है, पर हम तो है ना यहाँ, कुछ देर हमसे भी तो बात कर लो। वो बहुत ही गंदे लहजे से उससे कहता है। श्याम अपना हाथ छुड़ाने लगती है। देखो, मेरा हाथ छोड़ो, प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी, कॉलेज से निकाल दिए जाओगे दोनों के दोनों। वो गुस्से से बोलती है। अरे भाभी जी, क्यों गुस्सा कर रही हो? अब यहाँ हो ही आप, तो चलो अपने देवरों को समोसे खिलाओ।
दूसरा उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए अपनी बत्ती सी दिखाकर बोलता है, छोड़ो मुझे। वो ज़ोर से चिल्लाती है और हाथ खींचने लगती है। उसकी मजबूत पकड़ को वो छुड़ा नहीं पा रही थी। वो दोनों उसकी बेबसी पर ठेका लगाकर हंस रहे थे। आंसू उसके आंखों से निकलकर गालों पर बह रहे थे। तभी मनु आता है, एक थप्पड़ खींच कर मारता है और उसका हाथ छुड़वाता है। दोनों उठकर खड़े होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? गुस्से से वो लाल हो रहा था। आज तुम दोनों को बताता हूँ मैं कि किसी लड़की का हाथ पकड़ने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए दोनों को थप्पड़ों से मारने लगता है। सब लोग धीरे धीरे वहाँ जुटने लगते हैं। अभिलाषा और स्वीटी भी आ जाती हैं। वो दोनों उससे सारी बातें जानकर उसे चुप कराती हैं और आंसू पोंछती हैं। नहीं नहीं, माफ़ कर दो मनु, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। दोनों एक स्वर में रोते हुए चिल्ला रहे थे। चल श्यामा से माफ़ी मांग और प्रॉमिस कर कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ गंदी नज़रों से नहीं देखेगा। वो रुकते रुकते भी 3-4 तमाचे उन दोनों के गाल पर जड़ देता है। श्यामा, हमें माफ़ कर दो, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। दोनों उसके पैरों में पड़े रो रहे थे। वो उन दोनों को देखती है। दोनों भागो यहाँ से अभी के अभी, कहकर मनु को धन्यवाद कहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनु। और अभिलाषा और स्वीटी के साथ कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। छोड़ ना श्यामा, कॉलेज में ऐसी घटनाएं कोई बड़ी बात नहीं है। हर रोज़ का ये ड्रामा है लुच्चे लफंगों का। वो लोग तो ऐसे ही हैं। आज पिटाई के कारण माफ़ी मांग ली, फिर कल वही करेगा। अभिलाषा उसे समझाते हुए कहती है। हाँ, पर वो लड़का क्या नाम था? सोचते हुए, हाँ मनु, बहुत अच्छा है। उसने अच्छा सबक सिखाया है उन दोनों को, उन दोनों इडियट्स को। तुम्हारी क्लास में है क्या? स्वीटी उससे पूछती है। हाँ, कहीं से ट्रांसफ़र करा कर यहाँ आया है। नेचर का तो अच्छा है, सबकी मदद करता है। वो पूरी बात बताती है। चल कोई नहीं, सब ठीक है, क्लास चलते हैं। हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, कहकर स्वीटी और अभिलाषा दोनों उठ जाती हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ, अब क्लास अटेंड करने का दिल नहीं करता, कहकर उन दोनों को बाय बोलती है। वो लोग भी बाय बोलकर क्लास में चली जाती हैं। आप कब तक अकेले बैठी शोक मनाती रहेंगी? वो उसके पास खड़ा बोलता है। श्यामा सर उठाकर उसे देखती है। मासूम से चेहरे वाला मनु आज उसे अच्छा लग रहा था। वो उसे अपने दिल के बेहद करीब पाती है। शोक नहीं मना रही हूँ, बस दिल नहीं किया क्लास अटेंड करने का। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उल्टा उसे देखकर सवाल पूछ रही थी। सच बोलूं, उसके सवाल पर वो उसे देखने लगती है। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे लगा आप कहीं रो रही होंगी, इसलिए आया था। वो सच बताते हुए कहता है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने उससे मेरा पीछा छुड़वाया मनु जी। वो उसके दिल से आभारी थी। आपके मुंह से ही अपना नाम मुझे बहुत प्यारा लग रहा है श्यामा। आप मुझे नाम से ही बुलाया कीजिए। वो धीमे से मुस्कुराकर बोलता है। तभी पियोन आकर उसे अभय के आने की जानकारी देता है। वो उसे फ़ोन कर दी थी आकर ले जाने के लिए। ठीक है मनु, मैं चलती हूँ अभी, फिर कभी बात करते हैं, बाय, कहकर उसकी आंखों में देखकर चल देती है। मुझे आपसे ज़रूर बात करनी है कल, आना ज़रूर श्यामा, वो पीछे से चिल्लाकर बोलता है और वो मुस्कुराकर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए पार्ट में। तो तब तक दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि ये कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।